रुड़की में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार सड़क पर चल रही महिला और उसके बच्चे को टक्कर मारती है। आपको वीडियो दिखाते हैं। फिर डिवाइडर से वो टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि ये कार दिल्ली की तरफ आ रही थी और इस दौरान कार सड़क पार करने की कोशिश कर रही महिला और उसके बच्चे को टक्कर मार देती है। इस हादसे में महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया। ये फुटेज आप देखिए, सीसीटीवी में कैद ये हादसा, किस तरीके से कार टक्कर मारती है एक महिला और एक बच्चे को। ये पूरी तस्वीर सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद और उसी फुटेज को हम आपके सामने रख रहे हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल, दोनों को दिल्ली रेफर किया गया। सड़क वो पार कर रहे थे और अचानक से तेज रफ्तार कार यहां से गुजरती है जो दोनों को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दोनों की हालत गंभीर है। सड़क पार कर रही महिला और बच्ची को कार ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार की वजह से ही यह हादसा, दोनों ही सड़क पार कर रही थी और अचानक से तेज रफ्तार से कार वहां से गुजरती है जो दोनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है। आप देखिए जरा। अब वापस लौटते हैं यूपी के प्रयागराज की खबर पर। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर वार लगातार जारी है। धूमनगंज इलाके में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद है। आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। उसकी तस्वीर आपके सामने। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर यह पीला पंजा इस तरीके से गरज रहा है। अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर वाला प्रहार है। प्रयागराज की तस्वीर, मोहम्मद मोइन मेरे साथी मौके पर लगातार मौजूद है, वो आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मोइन, कितनी कार्रवाई अभी तक ये हो पाई है और अभी अब क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा गिराया नहीं जा चुका है। हम धीरे धीरे आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। बुलडोजर जो है थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है क्योंकि आगे जो है वो एक पेड़ था, पेड़ को तोड़कर बुलडोजर के जरिए ही नीचे गिराया गया है और रास्ता साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है ताकि जो बुलडोजर है वो आगे की तरफ बढ़ सके। और अभी जो बेसमेंट है, बेसमेंट को तोड़ा जा रहा है। बेसमेंट के बाद पहली मंजिल तोड़ी जाएगी और जो पूरा एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स पर प्रहार करते हैं ताकि धीरे धीरे जो पूरी ऊपर की बुनियाद खड़ी है, जब एक एक कर सारे पिलर गिर जाएंगे तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो आपको मलबे के ढेर में तब्दील होकर होती नजर आएगी। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है और देखिए ये इसमें कुछ ग्रीसिंग वगैरह की जा रही है, ऑयलिंग की जा रही है। जो मैकेनिक है वो इसकी मरम्मत कर रहे हैं और बीच बीच में इस तरह से होता है क्योंकि बहुत तेज प्रहार करना पड़ता है, इस वजह से जो है यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग की जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे की कार्रवाई हो चुकी है और अभी पूरा मकान गिरने में 2 से ढाई घंटे का वक्त और लग सकता है। थोड़ी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सकरा रास्ता है, 6 से 7 फीट की गली है और पतला रास्ता होने की वजह से कार्रवाई को अंजाम देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जो नीचे का हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वो बुलडोजर के जरिए तोड़कर गिराया जा चुका है। तकरीबन 200 वर्ग मीटर में यह आलीशान मकान बना हुआ था, 2 मंजिला मकान बना हुआ था और इसकी जो बाजारू कीमत है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो जफर अहमद नाम के बांदा के रहने वाले शख्स का ये मकान है और दावा ये किया जा रहा है कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। नाम ये जफर अहमद के जरूर है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है और अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मकान में जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम था। तो शाइस्ता परवीन के नाम बिजली का कनेक्शन होने की वजह से ये जो शक है कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है वो शक और गहरा हो गया है और लगातार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो पूरी गली है, गली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को पैदल भी बेनामी संपत्ति अतीक अहमद की। और देखिए इस पर तो कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी फिर, क्योंकि लगातार ये सरकार की तरफ से भी कहा गया, प्रयागराज प्रशासन भी एक्शन की बात कहती रही है। अलग अलग हिस्सों में जमीनों को चिन्हित भी किया गया, वहां पर एक्शन भी लिया गया। ये जमीन कैसे छूट गई, ये अवैध संपत्ति कैसे छूट गई? अब इस कार्रवाई के बाद ही इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो ही खुलासा हुआ।
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम नहीं है, बेनामी संपत्ति होने का शक जताया जा रहा है। और अभी तक पिछले 2.5 सालों की अगर हम बात करें तो वो सरकारी अमले ने अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के नाम जो संपत्ति थी उन पर या तो बुलडोजर चलाया या तो उन्हें जब्त किया। इसके साथ साथ अतीक के गैंग में 100 से ज़्यादा सदस्य हैं। उन सदस्यों के खिलाफ भी उनकी जो गलत प्रॉपर्टीज़ हैं या अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं उन पर भी बुलडोजर चला। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन जो जफर अहमद है उसके बारे में अभी ये जानकारी नहीं है कि उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि जफर अहमद के खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। हाल बताया ये जा रहा है कि जफर अहमद जो है वो बांदा का रहने वाला है और बांदा में रहते हुए उसने प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी तैयार की। और प्रॉपर्टी किस जगह पर यह तैयार की गई है? जो अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी घर है, जिसे सितंबर 2020 में बुलडोजरों से गिराया गया था, वहां से महज 50 कदम की दूरी पर यह प्रॉपर्टी बनाई गई। तो इसी से यह शक और गहरा हो जाता है कि यह अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है। कहने के लिए यह था कि यह 20,000 रुपए किराए पर ली गई थी। हर महीने 20,000 रुपए किराया चुकता किया जाता था। लेकिन जो सूत्र हैं उन्हें इस बात का वो ये जानकारी दे रहे हैं और जो सरकारी अमला है उसे इस बात का शक है कि ये नाम जरूर जफर अहमद के है, लेकिन ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। और बेनामी प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है। और यही वजह है कि जब पुश्तैनी मकान बुलडोजरों से गिराया गया तो महज 50 कदम की दूरी पर अतीक अहमद का जो परिवार है वो इस घर में शिफ्ट हो गया, इसी घर में रहने लगा। और यहाँ से आज जब तलाशी ली गई तो तलाशी में 2 गन मिली है, एक तलवार मिली हुई है। इसके साथ साथ अतीक अहमद और उसके परिवार की तस्वीरों वाला कोलाज मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी बड़ी तस्वीरें और कटआउट मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जवाब देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और तमाम सवाल भी हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी है। तो फिलहाल जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। और जब बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी बिल्डिंगें गिराई जाती हैं तो इस तरीके की देरी होती है। बीच बीच में मशीनों को रोका जाता है ताकि वो सुचारू रूप से काम करते रहें। और बाकी जब कार्रवाइयाँ होती थी तो हम देखते थे कि एक साथ कई मशीनें लगी रहती थी, कई बुलडोजर और जेसीबी मशीनें काम करती थी, तो कार्रवाई लगातार चलती रहती थी। लेकिन ये चूंकि सकरा रास्ता है और सिर्फ 6 फीट चौड़ी गली होगी, 6 से 7 फीट चौड़ी, यहाँ दूसरी मशीन, दूसरे बुलडोजर नहीं आ सकते हैं। इस वजह से जो है रोक कर टुकड़ों में, किश्तों में जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हिस्सा टूट पाया है। ये कहा जा सकता है कि अभी 15 से 20% हिस्सा ही टूट पाया है। अभी 80% से ज्यादा हिस्सा गिराया जाना बाकी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि जो प्रयागराज में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो बिल्डिंग तोड़ने के एक्सपर्ट हैं। पिछले 2.5 सालों से वो लगातार इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो उन्हें पता है कि कहां पर प्रहार करना है और कहां पर प्रहार करने के बाद जो मकान है वो कमजोर होगा और बाद में वो पूरी तरह से भरभरा कर गिर पड़ेगा। तो अभी जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो देर तक चलेगी। इस बात की संभावना देखिए, अधिकारी जब यहाँ पर मौजूद है उनको अच्छे से पता है, आप ठीक कह रहे हैं, कहां पर प्रहार करना है, कैसे प्रहार करना है और बड़ी सी बड़ी इमारत को कैसे कुछ कम वक्त में ध्वस्त कर देना है। ये प्रयागराज प्राधिकरण के अधिकारी भी और ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बखूबी जानते हैं। आप रहे हमारे साथ। इसी बीच में एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। देखिए, भाजपा के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने ट्वीट किया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देखिए, यूपी पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल समेत पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, वो बोल रहे हैं कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट गई या पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य इस पर नहीं होगा। ये ट्वीट है, देखिए इसका संदेश आप समझिए। भाजपा सांसद है सुब्रत पाठक, उनका ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा में लगे हुए उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे यूपी की सरकार पर हमला है। वो कह रहे हैं कि विकास दुबे जब नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये आप समझ लीजिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब अगर गाड़ी अतीक अहमद की भी पलट जाए तो इस पर आश्चर्य मुझे नहीं होगा, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक। इस पूरे के मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है और इसी बीच में ये ट्वीट है भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का, जो अपने ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन लगातार प्रयागराज से मौके पर मौजूद है जहां पर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। मोइन, देखिए, जफर अहमद के नाम पर ये कहा गया कि ये संपत्ति यहाँ पर बनाई गई, ये पूरा आलिशान बंगला यहाँ पर बनाया गया और इस पर ये एक्शन लिया जा रहा है।
अब 20% का काम पूरा हो चुका है, आप ही बता रहे हैं 80% का काम बाकी है इस पूरे ही आलीशान बंगले को ध्वस्त करने का। इसके बाद और बंगले आसपास के हिस्सों में है या फिर जहां पर भी एक्शन लिया जाना है वो कार्रवाई भी आज ही शुरू होगी मोइन? देखिए यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो रास्ता है 6 से 7 फीट चौड़ा ही रास्ता है, इस वजह से इस मशीन को काम करने में दिक्कत हो रही है। और देखिए जो ये मशीन पर ड्राइवर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो एक बार फिर से कमान संभाल चुके हैं, बैठ चुके हैं। इसका मतलब कि अगले कुछ मिनटों में एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। और हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये मकान है और जो आगे का हिस्सा है ये दीवार है, इसे गिराया जा चुका है और दीवार के साथ साथ जो आगे का हिस्सा है उसे गिराया जा रहा है। आराम से चलिए, आराम से चलिए, आराम से, हाथ नहीं लगाइए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, हाथ नहीं लगाइए। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। कतई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पैनिक मत क्रिएट करिए, हाथ मत लगाइए, पीछे रहिए, इस तरीके से नहीं करिए। आप अपना काम करिए चुपचाप। नहीं, अधिकारी नहीं, आप भी अपना काम करिए, अपना काम आप करिए चुपचाप। तो देखिए ये बिल्कुल बुलडोजर जो कार्रवाई है उसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मीडिया कर्मियों की भीड़ है, पुलिस कर्मियों की भीड़ है, तमाम लोग भी जुटे हुए हैं यहाँ पर। इस वजह से बार बार थोड़ी झड़प हो जाती है, हल्की सी तू मैं हो जाती है। लेकिन यहाँ से तस्वीरों के जरिए फिर से दिखाना चाहेंगे कि अभी जो बुलडोजर है, बुलडोजर खड़ा हुआ है, अभी इसकी कुछ सर्विसिंग की जा रही है और इसके बाद ये कार्रवाई करना शुरू करेगा। उसके बाद जो है इसे अंजाम दिया जा सकता है इस पूरी कार्रवाई को। तो वक्त लग रहा है, चूंकि काम बहुत धीमे हो पा रहा है और 1.5 घंटे का तकरीबन वक्त हो गया है। 11:10 पर पहले कार्रवाई शुरू हुई थी, 5 मिनट तक कार्रवाई चली। उसके बाद पूरे मकान को खाली कराया गया और मकान को खाली कराए जाने के दौरान हमने देखा कि 2 गन बरामद हुई, एक तलवार बरामद हुई, अतीक अहमद के परिवार की तस्वीरों वाला कोलाज बरामद हुआ। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें, कटआउट बरामद हुए मकान के अंदर से। और धीरे धीरे कर जब मकान खाली कराया गया तो इस 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन कार्रवाई रुक कर चल रही है, अभी बुलडोजर शांत है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी फिर से। ठीक है, कार्रवाई को अभी रोका गया है, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी, ये जानकारी मोइन दे रहे हैं। और मोइन इन तस्वीरों को तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ भाजपा के सांसद है मोइन सुब्रत पाठक, वो ये कह रहे हैं कि जो विकास दुबे का हश्र हुआ वही अगर अतीक अहमद का हश्र होता है तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए लोगों को। अरे इनको मत जाने दीजिएगा, पत्रकार भी देखिए आपको बता दें कि जो सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया है, जिस बात को कहा है बीजेपी सांसद ने, उसी तरीके की आशंका खुद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की तरफ से जताई गई और कोर्ट में बाकायदा एक अर्जी दाखिल की गई थी। वो अर्जी कल कोर्ट से खारिज हुई थी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि ये जो चाहे उमेश पाल का शूटआउट केस हो या दूसरे मामले हैं, पुलिस के लोग जो है उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के नाम पर गुजरात या बरेली जेल से ला सकते हैं, रास्ते में जो है उनकी हत्या की जा सकती है। इस बात की आशंका जताई गई थी, कोर्ट से रिलीफ मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से मना कर दिया था और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। और वही बातें अगर आज सुब्रत पाठक कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कन्नौज से सांसद हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं, तो ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, इस बात का शक खुद अतीक अहमद और उसके भाई की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से जताया गया, बाकायदा कोर्ट से गुहार लगाई गई, लेकिन कोर्ट से कोई रिलीफ मिली नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरा उमेश पाल का शूटआउट केस है, शूटआउट केस में सियासत पे जो है वो जोरों पर है। कभी पिक्चर सियासत देखने को मिलती है, कभी सदाकत के नाम पर मेरा सदाकत तेरा सदाकत की सियासत देखने को मिलती है। तो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर रह रहकर सामने आ रही हैं और आज 6ठा दिन है। 6 दिनों में हमने देखा कि इस पूरे मामले में सियासत जो है वो लगातार जोरों पर चल रही है। बहरहाल सियासत के बीच बुलडोजर की कार्रवाई आज चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि इस मामले में जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो माफिया की बेनामी प्रॉपर्टी थी, उस बेनामी प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाए जाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, सियासत परवान पर है और सियासत के बीच में इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हो रही है। जो गुनहगार है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज में लगातार कार्रवाई चल रही है, वहां की हर एक तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हत्याकांड पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सियासत लगातार हो रही है। शिवपाल सिंह यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में फिर बुलडोजर शुरू हो गई कार्रवाई, आप किस तरह से देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? पूरी तरह से इनकी इंटेलिजेंस
फेल है पूरी तरह से। अभी तक हैं जो पकड़ते क्यों नहीं। तो शिवपाल सिंह यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो इनका इंटेलिजेंस है वो चौपट है, ध्वस्त है, कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही हमलावर हैं शिवपाल सिंह यादव। वो अक्सर ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जिस तरीके से फायरिंग बमबाजी की गई, वो प्रशासन का फेल्योर है। वहां पर इंटेलिजेंस को जानकारी कैसे नहीं मिल पाई इस हत्याकांड की, इसको लेकर भी वो सवाल उठाते रहे हैं और आज भी उन्होंने यही कहा कि इंटेलिजेंस का ये फेल्योर ही है इस पूरे ही मामले पर। भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे हत्याकांड को लेकर, सुनवाते हैं। नीति में बेहतर कानून का राज है। सामाजिक आधार पर किसी भी समाज का उत्पीड़न करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलते। अब उनकी इस प्रकार की मानसिकता है, वो इसी तरह का भेदभाव अपनी सरकारों में वो करते रहे हैं और उसी अनुभव के आधार पर वो लोग बोलते हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना, उन्होंने सपा पर वार किया है इस पूरे ही मामले को लेकर। सियासत लगातार सातवें आसमान पर, परवान पर, सपा और भाजपा आमने सामने, जिस तरीके से फोटोज भी तमाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल दागे जा रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से। और एक तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है प्रयागराज से। हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उमेश हत्याकांड पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का ट्वीट हमने आपको बताया। अब चलिए कन्नौज से भाजपा के सांसद है सुब्रत पाठक, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुब्रत पाठक ने यह कहा कि जो हश्र हुआ विकास दुबे का, वही हश्र होगा अतीक अहमद का। इसको लेकर मुझे आश्चर्य नहीं है। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सर, जो ट्वीट आपने किया है, मैं चाहती हूँ उसका संदेश आप देना क्या चाह रहे थे और क्या बताने की आप कोशिश कर रहे थे, पहले वो आप सर बता दें एक बार दर्शकों को। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देखो ये हत्या कोई साधारण हत्या नहीं है। ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था। उमेश पाल की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे और ये जो हमला हुआ है, ये हमला उमेश पाल पर नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला जब उस समय पर विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे का क्या हुआ, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में यदि इसकी क्या नाम अतीक की भी यदि गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, सरकार पर, उमेश पाल पर यह हमला नहीं हुआ बल्कि सरकार पर यह हमला हुआ है, सुब्रत पाठक जी आप ये कह रहे हैं, और यही तो विपक्ष भी कह रहा है। फिर इसको लेकर आप लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि जो आप लोगों को कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए थी वो आप नहीं दे पाए और इसीलिए खुलेआम बमबाजी कर दिया, फायरिंग कर दी, उमेश पाल की हत्या कर दी। यही तो विपक्ष कह रहा है सुब्रत पाठक जी। देखो 2005 को याद करिए। 2005 में जिस उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य राजू पाल, जो कि एक निर्वाचित विधायक थे, लोगों ने मत देकर उनको चुना था और उसकी प्रयागराज की सड़कों के ऊपर दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। किसने कराई थी? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने। उस समय पर सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री किसका था? समाजवादी पार्टी का। उस समय पर यदि इसका हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज यह दिन हम सबको नहीं देखना पड़ता। अच्छा, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अब जो फोटो वाली सियासत हो रही है, सुब्रत पाठक उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि फोटोज तमाम आए हैं, अभी अखिलेश यादव के साथ में भी आरोपियों के कुछ फोटोज हैं, धर्मेंद्र यादव के साथ में है, आपके पूर्व विधायक है उनके साथ में भी फोटो है। तमाम फोटोज को लेकर ये वार पलटवार चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, एक विधायक के साथ में फोटो होना, एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और वह भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको आपने देखा कि किस प्रकार से उसको गमछा पहना रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। तो मैंने ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये तुम पटका डालो समाजवादी पार्टी का, सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है 22 में, इसके बाद जो चाहे सो करो। तो मैंने इस प्रकार से लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दोगे और उसके बाद में यदि उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो चिल्लाओगे, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। आपने देखा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ था? अखिलेश यादव जी को हुआ था। क्यों हुआ था? कि भाई बहुत स्वाभाविक है, इन्होंने माफियाओं को पाला है, पोसा है, पल्लवित किया है। और जब भाई हमें कुत्ते को भी पालते हैं, यदि मर जाता है तो फिर दर्द तो होता ही है ना। अब ये माफिया मरेगा तो दर्द तो हो ही रहा है। अतीक अहमद जो है वो गुजरात की जेल में बंद है, साबरमती जेल में वो बंद है। और हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आपकी सरकार भी या फिर प्रशासन बार बार ये कहता है कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, अतीक अहमद के गुर्गों को यहाँ पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर अतीक अहमद का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा था सर? ये कैसे पॉसिबल है?
अब देखो, जो फिर वही बात, जब जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण से प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण हो गया हो, अपराधियों को पोसा गया हो, उनको पाला गया हो, और यही नहीं, या कैसे अतीक अहमद बन गए, क्या हम लोग नहीं जानते? कैसे मुख्तार अंसारी बन गए, हम लोग नहीं जानते? बगैर सरकारों के संरक्षण के लोग बन गए क्या? और फिर जब बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और फिर विधायक सांसद रहते हुए सरकारों के संरक्षण में रहते हुए अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित कर ली, तो इतना मनबड़ हो गए हैं, इतना मनबड़ हो गए हैं कि ये समझते हैं कि उसी प्रकार की सरकार है। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि वो सरकार वह नहीं है, इसने विकास दुबे का भी हिसाब किया है, अतीक का भी हिसाब करेगी। लेकिन सर देखिए, 2005 में जब राजूपाल की हत्या की गई, तब की सरकारों को लेकर ये कहा जाता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी उस वक्त बनी कि कानून व्यवस्था का वो हाल उस वक्त नहीं था, इस तरीके से बीच सड़क पर राजूपाल की हत्या कर दी गई। लेकिन उमेश पाल के साथ जो इस वक्त में हुआ सर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना सर? इसको लेकर तो सवाल आपसे भी पूछे ही जाएंगे सुब्रत पाठक। अब जिम्मेदारी तो है ही ना, जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्यों योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे? क्यों कहा भाई? कहा तो इसीलिए ना, तो हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के आम जन ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे। उस जिम्मेदारी में के निर्वहन में यदि कोई भी संकट पहुंचाएगा, उसको उसका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सर आपके ऊपर, सरकार पर यह जिम्मेदारी भी थी कि जो गवाह है उनका संरक्षण, उनको संरक्षण आपकी सरकार दे, वो नहीं दे पाई सर आप। नहीं ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब कहीं ना कहीं चूक हुई है, वही तो कहा ना कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला कर दिया। सुब्रत पाठक जी, कैसे ठीक है सर? उमेश पाल की हत्या हो गई सर, तो उमेश पाल जी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा दी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा दी थी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और जो हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर करेगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपने ये कहा कि जो हष्ट हुआ विकास दुबे का जो हाल किया सरकार ने, वो अगर गाड़ी उसी तरीके से पलटती है अतीक अहमद की, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। मैं तो सीधे सीधे ऊपर वाले से यह मांग भी कर रहा हूं कि हे ईश्वर, इसकी गाड़ी अगर कल पलटती हो तो आज पलट जाए। ठीक है, जो विकास दुबे के साथ हुआ वही अतीक अहमद के साथ भी होगा, तो इसको लेकर आप कह रहे हैं कि जो कल होने से अच्छा ये आज हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जो बार बार ये सरकार पर भी और स्थानीय इंटेलिजेंस को लेकर विपक्ष जो कह रहा है, शिवपाल सिंह यादव को अभी हम सुना रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है ये शासन प्रशासन ने जिस तरीके से माहौल बनाया, ये उसी का खामियाजा है जो उमेश पाल के परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है। सुब्रत पाठक, देखो अब ये तो अपना अब एजेंसियों का मामला है। अब जहाँ के ऊपर चूक हुई है तो वो तो उसके ऊपर तो सरकार एक्शन लेगी, लेकिन पहले जिन्होंने सरकार के ऊपर हमला किया उनसे बदला जरूर लेगी। सर अभी इस चूक को लेकर भी तो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज के किसी बड़े अधिकारी पर भी एक्शन नहीं लिया गया, ये चूक कैसे हो गई? सर आपको लग रहा है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है अभी? देखो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके उत्तर प्रदेश की कितनी 25 करोड़ के अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है, इसमें सुरक्षाकर्मी कितने हैं, कितने इसमें इंटेलिजेंस के लोग हैं, कहाँ तक इंटेलिजेंस के लोग पहुँच सकते हैं? देखिए आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और फिर जब इस प्रकार के अपराधी माफिया जो होते हैं और जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां जिनके पास में हैं और जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के तंत्र में घुसे हुए भी हैं, तो कुल मिलाकर कामयाब हो गए। आबादी की जिम्मेदारी आपकी सरकार पर है सर, और सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सरकार को लेनी ही चाहिए। जिस तरीके से सरकार कहती भी है कि 25 करोड़ की आबादी ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर एक की भी जान जाती है सर तो इसको लेकर सवाल पूछे ही जाएंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया।